नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है, एक पोती को पता चला जब दादाजी के माली बनने का सच, तो उसके होश उड़ गए। मिश्रा विला में माहौल बड़ा खुशनुमा हो गया था। डॉक्टर रुद्रदत्त मिश्रा की छोटी बिटिया अवनी मुंबई से अपने ससुराल यहाँ जो आई थी। डॉक्टर रुद्रदत्त मिश्रा कुछ संपत्ति के मालिक थे। पूर्वजों के ऊपर भी लक्ष्मी का वरद हस्त बराबर ही बना रहा। शहर के बढ़ते प्रदूषण और शोरगुल से त्रस्त होकर उन्होंने अपनी संपत्ति बेचकर खंडवा से बाहर एक फार्म हाउस मिश्रा विला बनवाया था। पढ़े लिखे होने के बावजूद रूढ़िवादी परंपराओं के हिमायती थे। बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा का प्रबंध उन्होंने किया था, परंतु उनके घर के कुछ नियम थे। बड़ों के सामने जोर से नहीं बोलना, जोर से नहीं हंसना, नौकर चाकरों से अधिक बातचीत नहीं करना। बाहर आप किसी भी काम से जाओ पर शाम होते होते घर वापस आना ही है, इत्यादि इत्यादि। उनका लड़का अम्बरीश संत किस्मत का था और घर की सारी हिदायतों को मानकर ही चलता था। खंडवा शहर में उनका एक बड़ा अस्पताल भी था। उनकी 2 संतानें थी। बड़ा लड़का अम्बरीश मिश्रा भी डॉक्टर था और छोटी बिटिया अवनी थोड़ी विद्रोही किस्म की अवश्य थी, परंतु पढ़ी लिखी थी। एक निश्चित वक्त पर जब डॉक्टर मिश्रा अपने अस्पताल के लिए रवाना हो गए होते, तब अवनी बगीचे में घर में स्वच्छंद घूमती और सब नौकर चाकरों से खूब बातें करती। पूरे बगीचे की तफ्तीश करती। घर के पीछे के किचन गार्डन में लगी सब्जियों को खुद ही तोड़ लाती। अवनी की माँ को उसके इस उन्मुक्त स्वभाव से कोई ऐतराज नहीं था। उनको पता था कि एक बार शादी होकर जब लड़कियां अपने ससुराल में जाती हैं तो खुद ही समझदार हो जाती हैं। यथा समय डॉक्टर मिश्रा की दोनों बच्चों की शादियां भी हो गई। अम्बरीश की पत्नी पढ़ी लिखी बहुत समझदार लड़की थी। अवनी की शादी मुंबई के एक प्रसिद्ध व्यवसायी घराने में हुई थी। वैसे भी बचपन से तनिक विद्रोही किस्म की थी और मुंबई में शादी होने के बाद वह और भी आज़ाद ख्यालात की हो गई थी। अवनी जब भी ससुराल से मायके आती तो पूरे मिश्रा विला की आबो हवा में जैसे खुशबू घुल जाती। घर में नौकर चाकरों की भी कमी नहीं थी। दरवाजे पर दरबान, बगीचे में माली, घर का काम करने के लिए 3 महिलाएं और एक अल्सेशियन कुत्ता टाइगर। अवनी को कहानी सुनने का बड़ा शौक था और उनके बगीचे के जो माली दादा थे उनके पास तरह तरह की कहानियों का तो पिटारा ही था। उस दिन भी जब पिता और भाई दोनों ही नियत समय पर अस्पताल चले गए, तब अवनी बगीचे में पहुंची। माली दादा बगीचे में खरपतवार उखाड़ रहे थे। पूरा बगीचा ही मौसमी फूलों से भरा था। अवनी माली दादा के सबसे करीब जो बेंच थी उसी पर बैठ गई थी। कैसी हो बिटिया? माली दादा ने मुस्कुराकर पूछा था। मैं तो अच्छी हूँ माली दादा, आप सुनाइए, कोई नई कहानी याद आई? अब मुझे तो पता नहीं था कि आप आने वाली हो, नहीं तो कोई ना कोई कहानी अवश्य सोच कर रखता। माली दादा खरपतवार उखाड़ते जाते और मुस्कुराते जा रहे थे। वैसे अवनी का स्वभाव इतना प्यारा, इतना मस्त था कि उससे बातचीत करके हर कोई मुस्कुराने लगता था। अरे माली दादा, आपके पास तो इतनी कहानियाँ होती हैं कि मुझे कभी कभी यह लगने लगता है कि आपका नाम गिनीज बुक में अवश्य आना चाहिए। तुम भी कभी कभी अच्छा मजाक कर लेती हो बिटिया। खैर, मैं सुनाता हूँ तुम्हें कहानी। अब बगैर कहानी सुने तुम मुझे छोड़ोगी तो नहीं? माली दादा ने हाथ का काम रोककर भरपूर नज़र अवनी पर डाली थी। अवनी सोच रही थी कि इतने सालों से वह माली दादा को देख रही है, पर उनकी सेहत से उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वैसा ही कसरती बदन, इतने सालों में फ़र्क अवनी ने सिर्फ यह देखा कि काले बाल कच्चे पक्के में तब्दील हो गए हैं और उनकी तुर्रेदार मूँछों में भी सफ़ेदी आ गई है। कहानी हमारे गांव की है। गांव के जमींदार सुमेर सिंह जी हुआ करते थे। बहुत भारी जमीन जायदाद थी। आपका गांव कौन सा है माली दादा? अवनी बीच में ही बोल पड़ी थी। तुम बीच में टोका मत करो बिटिया, लिंक छूट जाती है। लिंक? माली दादा के मुंह से शुद्ध अंग्रेजी सुनकर अवनी थोड़ी चौंकी जरूर थी, पर बोली कुछ नहीं। सुमेर सिंह जी का रुतबा बहुत था गांव में। इंसान बुरे नहीं थे सुमेर सिंह जी, पर जमींदार तो फिर जमींदार होता है ना बिटिया। बहुत शौकीन आदमी थे जमींदार साहब। उन्हें अच्छी किताबें पढ़ने का शौक था, उन्हें बागवानी का शौक था और शिकार का भी बहुत शौक था। उनके 2 कुमार थे, यानी 2 बेटे थे। हम सब उनको कुंवर साहब कहकर ही बुलाते थे। पहले कुंवर थे राजदीप सिंह, दूसरे छोटे कुंवर थे मनमीत सिंह। बिटिया कोई थी नहीं उनके। माली दादा खरपतवार उखाड़ते जाते, उनके सधे हाथों से काम भी चलता जाता और उनकी कहानी भी चालू रहती। अवनी बेंच पर पाँव को मोड़कर बैठी उनके ऊपर नज़र गड़ाए उनकी कहानी सुनती जा रही थी।
समय गुजरता गया। जमींदार साहब ने अपने बच्चों को बाहर विदेशों में पढ़ाई खत्म करवाई। दोनों लड़के इंजीनियर थे, पर दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर था। बड़े बेटे कुंवर साहब अपने पिता की तरह जमींदारी के घर में फूले फूले फिरते, पर छोटे कुंवर साहब पढ़े लिखे तो अवश्य थे, बड़े भाई की तरह, पर उनके पाँव ज़मीन में टिके रहते और अपने पिता की जमींदारी की गिरती हुई हालत को देखकर वह नौकरी की तलाश में भी लगे रहते थे। अवनी बड़े ध्यान से उनकी कहानी सुन रही थी। बगीचे में हवा चलना भी बंद हो गई थी। लग रहा था जैसे पेड़ पौधे सभी माली दादा की कहानी को ध्यान से सुन रहे थे। वक्त चलते दोनों कुंवरों की शादी भी हो गई। दोनों बहू रानियां बहुत खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी, क्योंकि जमींदार घराने की महिलाएं चाहे जब बाहर तो निकल नहीं सकती थीं, तो बड़ी बहू रानी का जब भी दम घुटता दोपहर को या शाम को वह छत पर बगीचे में चली जाती। छत पर भी उनके काफ़ी सारे फूलों के गमले रखे हुए थे। वह वहाँ अपना वक्त गुजारती। उनको भी बगीचे का बहुत शौक था। अवनी कहानी तो सुन रही थी, पर उसे माली दादा को देखकर आश्चर्य यह हो रहा था कि खरपतवार उखाड़ कर गुड़ाई करते करते कोई बगैर आंख उठाए बातें और कहानी कैसे कहता है। उनका हाथ बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, लगातार काम करते जा रहे थे। उससे लग रहा था जैसे यह माली दादा नहीं कोई मशीन है। अवनी की सोच से बेखबर माली दादा की कहानी आगे बढ़ती जा रही थी। छोटी बहू रानी थोड़ी कम उम्र की भी थी, बचपना भी था और खुले स्वभाव की भी थी। जब दोपहर को सब लोग खाना खाने के बाद थोड़ा विश्राम करने के चक्कर में अपने अपने कमरे में चले जाते, तब छोटी बहू रानी एक कहानी की किताब लेकर बगीचे में एक कुर्सी निकाल कर बैठ जाती। फागुन के महीने में जब आम का पेड़ बौरा जाता है, बगीचे में चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं और हवा महक सी जाती है थोड़ी, तब दोपहर बहुत अलस हो जाता है। उस दिन भी वातावरण ऐसा ही महका महका सा था। जब बहू रानी बगीचे में कुर्सी डालकर बैठी किताब पढ़ रही थी। हमारे गांव में उस समय एक थानेदार नया नया आया था। उस थानेदार की कुख्याति पूरे गांव में बड़ी जल्दी ही फैल गई। अपने अपने घरों में बहू बेटियों को लोग संभाल कर रखने लगे। उसकी नीयत हर एक अच्छी चीज़ को देखकर डोल जाती। बहू रानियों की खूबसूरती की चर्चा गांव में तो पहले से ही होती रही थी। थानेदार के कानों में बात पहुंचते देर नहीं लगी। उसे भी लगा कि बहू रानियों के दर्शन तो करना ही चाहिए, पर जमींदार साहब की हवेली में घुसना इतना आसान तो था नहीं। छोटी बहू रानी को भरी दोपहर में पेड़ के नीचे बगीचे में उसने बहुत बार देखा था। उसने यह भी देखा था कि उस वक्त गेट पर दरबान या तो होता ही नहीं था, या होता भी था तो अपनी कुर्सी पर बैठकर ऊँघता ही दिखता था। यह उस दिन दुर्भाग्य की ही बात कहनी चाहिए कि दरबान घंटे भर को अपनी कोठरी में लेटने के लिए चला गया था। थानेदार बंदूक से लैस 3 सिपाहियों को लेकर जमींदार साहब की कोठी के सामने खड़ा हुआ था। बहू रानी इन सब बातों से बेखबर कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ने में ही मगन थी। थानेदार ने इतने आहिस्ता से फाटक खोला कि बहू रानी को इसकी भनक तक न लगी। मन में बदनियती लेकर वह दबे पांव चुपचाप पीछे से बहू रानी की तरफ बढ़ने लगा, परंतु जब उनकी किताब पर थानेदार की परछाई पड़ी तो वो एकाएक उठकर खड़ी हो गईं और उन्होंने पीछे जब थानेदार को देखा तो किताब वहीं पटक कर दोनों हाथों से लहंगे को पकड़े हिरनी की चाल में सीधे हवेली के अंदर घुस गए। इत्तेफाक से ठाकुर साहब उस वक्त खिड़की पर खड़े अपने बगीचे का नज़ारा ले रहे थे। उनकी नज़र से थानेदार की यह हरकत छिपी नहीं रही। उनके दिमाग में बिजली सी कौंध गई कि अगर थानेदार को मुझसे मिलना था तो हवेली के बड़े दरवाजे की तरफ आते, बहू रानी की तरफ वह क्यों गया? थानेदार की बदनीयती की चर्चा तो पूरे गांव करता था। ठाकुर साहब के कान में भी बात गई तो होगी ही। ठाकुर साहब ने आओ देखा न ताव, दीवार पर टंगी बंदूक उठाई और हवेली के दरवाजे पर खड़े खड़े थानेदार पर गोली दाग दी। गोली थानेदार के सीने के आर पार हो गई। तीनों सिपाही जो फाटक पर खड़े थे यह नज़ारा देख रहे थे, लपक कर अंदर आए और थानेदार को लेकर सीधे थाने पहुंच गए। अब ठाकुर साहब को भी बात समझ में आई कि उन्होंने बहुत गड़बड़ कर दी है। गोली चलने की आवाज़ से जो जहाँ था वो वहाँ से भागकर हवेली के दरवाजे पर पहुँच गया। छोटी बहू रानी ने रोते रोते सारी बातें बताई। इस बीच सब लोग इकट्ठा होकर जब तक बातें करते और मामले की तह तक जाते, ठाकुर साहब पता नहीं कब सबकी नज़रों से बचते हुए अपने कमरे में गए। अलमारी खोलकर उन्होंने बहुत कुछ एक बैग में रखा और चुपचाप पीछे दरवाजे से कंबल ओढ़कर पता नहीं कहाँ चले गए। हवेली के लोगों ने उन्हें ढूंढा, नौकरों ने ढूंढा, थाने के सिपाहियों ने ढूंढा, उनका कहीं अता पता नहीं चला। हवेली की तलाशी भी ले गई थाने से, पर उनका कहीं भी पता नहीं चला।
कहानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते माली बाबा का हाथ रुक गया था। पता नहीं क्या सोचने लगे थे। अवनी दम साधे सुन रही थी। फिर क्या हुआ माली बाबा? ठकुराइन और दोनों कुमारों ने मिलकर अच्छा वकील किया। थाने में केस रजिस्टर हो गया। गवाही देने के लिए थाने के ही दिन सिपाही तो थे ही, पर ठाकुर साहब का कहीं पता नहीं चला तो नहीं चला। माली बाबा अब पालथी मारकर जमीन पर ही बैठ पड़े थे। उनका हाथ रुक गया था। हाथ की खुरपी हाथ में ही रह गई और अवनी की तरफ पीठ किए वो कहानी बताते चले जा रहे थे। हवेली में मातम छा गया। पुलिस वालों ने मुखबिर लगाए, गांव वालों को थाने में बुलाया। थानेदार की बदनीयती की बात सब ने कही। यहाँ तक तो बात चली, पर थानेदार के भी दो लड़के थे। अब माली बाबा अवनी की तरफ मुंह करके बैठ गए। उनके चेहरे की पता नहीं क्यों रंगत ही बदल गई थी। अवनी को ऐसा लगा कि माली बाबा इस तरह से कहानी सुना रहे हैं जैसे उनकी नज़रों के सामने ही सब घट रहा हो। थानेदार के बड़े लड़के ने एक दिन खेतों पर जाते बड़े कुंवर पर गोली चढ़ा दी। जब थानेदार के लड़के ने देखा कि कानून से कुछ नहीं हो रहा है तो रिवेंज तो उसे लेना ही था। गांव में यही सब तो आज भी चलता है बिटिया। साथ में एक नौकर भी घायल हुआ, पर बड़े कुमार का देहांत हो गया। अवनी तो जैसे आसमान से गिरी। यह माली दादाजी ने देखकर लगता ही नहीं कि उन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई की होगी। तनख्वाह पाते वक्त जो अंगूठे का निशान रजिस्टर में लगाते हों, वह माली दादा अंग्रेजी कैसे बोल रहे हैं। बड़े कुंवर के देहांत के बाद हवेली के लोगों का क्या हाल हुआ। नौकरों के साथ खेत में गए इंसान की मृतदेह यदि घर में आए तो वातावरण जैसा होगा यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। हवेली में हड़कंप मच गया। नौकर चाकर बहू रानियां, ठकुराइन जो जहां था वहीं से दौड़ पड़ा दरवाजे की तरफ। दोनों बहू रानियां एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। ठकुराइन दीवार से टिक कर वह जो बैठी तो बैठी ही रह गईं। उनके मुंह से बोल ही नहीं निकले। रोना तो दूर की बात, शून्य में ताकती सदमे से बेहाल सिर्फ बैठी ही रह गई। नौकर चाकर उनको काटो तो खून नहीं। हवेली के मुंशी जी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। छोटे कुंवर बड़े भाई की मृतदेह के पास पत्थर की मूर्ति बने बैठे थे। माली बाबा मशीन की तरह बोलते जा रहे थे। उनकी नज़रें शून्य में टिकी थी और अवनी भाव विभोर होकर उनकी कहानी सुन रही थी। गांव में आग की तरह बात फैल गई। हवेली की महिलाएं जिन संभ्रांत परिवार की महिलाओं से मिलती जुलती और बात करती थीं, वह सब दौड़ी दौड़ी आई। कौन किसे तसल्ली दे। ठकुराइन तो मानो पथरा सी गई थी। किसी की आवाज़ उनके कान में पहुंच ही नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद सब महिलाओं को धकेलती हुई ठकुराइन उठी और बड़े कुमार की मृतदेह के पास आकर खड़ी हो गई। उनका दाहिना हाथ अपने सीने को मल रहा था और बाएं हाथ से वह कुंवर की तरफ इशारा कर रही थी। होठ कुछ बोल तो रहे थे पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। ठकुराइन की सारी देह थर थर काँप रही थी। एकाएक ठकुराइन कटे पैर की तरह गिरी तो फिर उठी ही नहीं। मुंह खुला रह गया और आंखें शून्य में ताकती रह गईं। हवेली में रुदन का रेला सा उठा। मुंशी जी दौड़े डॉक्टर को बुलाने के लिए, लेकर भी आए त्वरित गति से डॉक्टर को, परंतु डॉक्टर ने आते ही उनकी नब्ज को टटोल कर सिर हिला दिया। अवनी ने यह महसूस किया कि माली बाबा की आंखें सजल हो गई और पसीना पोंछने की आड़ में उन्होंने आंखें भी पोंछी हैं कई बार। माली बाबा बोल रहे थे, एक तो ठाकुर साहब का तैस में आकर एक अपराध कर बैठना, फिर उनका पलायन ठकुराइन के दिल पर बहुत भारी पड़ा था। अपने मन की बात ठकुराइन किसे समझाती और किससे साझा करती। और अब वह कुंवर का देहांत। डॉक्टर ने मैसिव हार्ट अटैक बताया। हवेली से दो दो अर्थियां एक साथ उठी। पूरा गांव ही गमगीन हो गया था। उस दिन किसी के घर चूल्हा नहीं जला। ठाकुर साहब गर्म दिमाग के अवश्य थे पर इंसान खराब नहीं थे। परंतु ठकुराइन बहुत ही नरम स्वभाव की थी। आफत मुसीबत में सबकी मदद करना उनका काम था। पूरे गांव में बहुत लोकप्रिय थी ठकुराइन। ठाकुर साहब की चोरी से उनसे जितना बन सकता था गरीब लोगों की आर्थिक मदद वह कर दिया करती थी। बहू रानियों की तो रो रो कर आंखें सूज गई थी। यह सब सुनते सुनते अवनी मानो खुद भी पथरा सी गई थी। आगे क्या हुआ माली बाबा? यह सवाल भी जैसे उसके मुंह से नहीं निकल रहा था। अब वह धीरे से बेंच से उतरकर लॉन के घास पर माली बाबा के सामने बैठ गई थी। माली बाबा अभी भी शून्य में ताकते बैठे थे और उनके मन में उथल पुथल की आँच को अवनी खूब अच्छे से महसूस कर रही थी। रीति रिवाज कार्यक्रम सब चले। पूरा गांव शामिल हुआ। यह कोई आनंद उत्सव तो था नहीं, परंतु सारा गांव इस कार्यक्रम में शामिल इसलिए हुआ कि ठाकुर परिवार के साथ उनकी सहानुभूति थी। थानेदार का परिवार सारे गांव में अलग थलग पड़ गया था। ना तो कोई उनके घर जाता था, ना कोई उनसे बात करता था। यहाँ तक कि मजदूर लोग भी उनके यहाँ काम पर भी जाना बंद कर दिए थे।
पूरा गांव जैसे सदमे में जी रहा था। ठाकुर साहब का कुछ पता नहीं चला बाबा। इस बार अवनी ने सोच समझकर बाबा के साथ माली का संबोधन नहीं दिया। पता नहीं क्यों उससे लगने लगा था कि यह जो इंसान माली बनकर उसके सामने बैठा है यह कतई माली नहीं है। इनका सभ्य व्यवहार, बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों का इनकी जुबान से फिसल जाना, यह कतई माली नहीं हो सकते। पर इस इंसान के लिए अवनी के मन में सहानुभूति उमड़ रही थी। ठाकुर साहब का कुछ पता नहीं चला बाबा, अवनी ने अपना सवाल दोहराया था। हाँ, गांव वालों में धीरे धीरे कानाफूसी में यह बात समझ में आई और सामने आई थी कि अपने हवेली के पीछे दरवाजे से भागते समय मुंशी जी उन्हें अपने घर ले गए थे। मुंशी जी के पुरखों ने उनके यहाँ का नमक खाया था। मुंशी जी के पिताजी भी ठाकुर साहब के पिताजी के मुंशी जी ही थे, तो उन्होंने अपने नमक का कर्ज इस तरह अदा किया था। माली बाबा की आवाज़ बहुत धीरे धीरे हो गई थी, जैसे एक गुफा से निकलकर कोई आवाज़ आ रही हो। अवनी चुपचाप सुनती जा रही थी सामने बैठकर। मुंशी जी के घर में एक ताखाना था जिससे बाहर निकलने का दरवाज़ा जंगल में एक पुराने बरगद के पेड़ के अंदर निकलता था। उस तहखाने में मुंशी जी ने ठाकुर साहब को महीनों रखा था। हवेली की सारी खबरें मुंशी जी ठाकुर साहब को दिया करते थे। ठाकुर साहब खुद भी पथरा गए थे, वह बाहर निकलना चाहते थे, पर मुंशी जी ने उन्हें समझाया कि बाहर निकले और पुलिस की गिरफ्त में आ गए तो। मौके की नज़ाकत को ठाकुर साहब बखूबी समझते थे। हवेली में दुर्भाग्य का साया अभी भी मंडरा रहा था। घड़ी दो घड़ी के लिए माली बाबा फिर चुप हो गए थे, जैसे थोड़ी सांस लेने के लिए रुक गए हों। सम्मोहित से बैठे माली दादा पूरी बात अवनी को बता रहे थे। एक दिन सुबह हवेली के नौकरों ने देखा कि बड़ी बहू रानी ने अपने कमरे में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। पूरा गांव ही जैसे सकते में आ गया था। अवनी की आंखें जैसे अविश्वास से फटी की फटी रह गईं। यह ईश्वर का कैसा कहर टूटा हवेली पर। माली बाबा अभी भी सम्मोहित से बैठे ही सब बोलते जा रहे थे। लगता था उन्हें यह भी होश नहीं है कि वह अवनी से कहानी कह रहे हैं। अब छोटे कुमार और छोटी बहू रानी को यह हवेली जैसे काटने को दौड़ती थी। नौकरी की कोशिश तो वह कर ही रहे थे और उन्हें विदेश में कहीं नौकरी मिल भी गई। एक दिन गांव में फिर हल्ला मचा। थानेदार का जो खेत सड़क के किनारे था वहां पर उसके बड़े लड़के की लाश मिली। किसी ने सीने में गोली मार दी थी, बिल्कुल सामने से। माली बाबा थोड़ा पहलू बदल कर बैठे, परंतु अवनी हिल नहीं पाई। शक की बिला पर जब थाने से थानेदार और सिपाही पूछताछ करने हवेली गए तो हवेली में छोटे कुंवर और छोटी ठकुराइन तो थे ही नहीं। नौकर चाकर कोई भी नहीं थे। छोटे कुंवर की कार भी नहीं थी। मुंशी जी से तफ्तीश करने पर पता चला कि छोटे कुंवर कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चले गए हैं और वहां से शायद विदेश भी चले जाएं, और उन्होंने एक स्टाम्प पेपर पर यह दस्तखत करके उन्हें निर्देश दिए हैं कि हवेली का सारा कीमती सामान बेचकर सारे नौकरों चाकरों को 3-3 महीने की तनख्वाह दे दी जाए। विदेश में कहाँ, अवनी ने सवाल किया था। वह तो मुंशी जी नहीं बता पाए, पर गांव के बाहर 4 किलोमीटर की दूर पर जो हाईवे जाता है वहां पर उनकी कार खड़ी मिली। ठाकुर साहब कब तक तहखाने में रहे, एक मासूम सा सवाल उछाल दिया था अवनी ने माली बाबा की तरफ। माली बाबा अब बहुत कुछ सहज हो गए थे, उठने की जुगत भी लगा रहे थे। अब ठाकुर साहब को मुंशी जी तहखाने में अधिक दिन रोक नहीं सके। सारी बातें ठाकुर साहब के कान में तो पहुंचती ही रहती थीं। उनका मन बहुत उचाट हो गया था इस दुनिया से। सो एक दिन मुंशी जी से आज्ञा लेकर वह बाहर जंगल के उस बरगद के पेड़ में से बाहर आ गए। ठाकुर साहब गए कहाँ? अवनी ऐसे तो छोड़ने वालों में से थी नहीं माली बाबा को। यह दुनिया बहुत बड़ी है बिटिया, भीड़ में कहीं खो गए ठाकुर साहब। पर देखो बिटिया, बिना सोचे विचारे किया गया एक काम ठाकुर साहब का क्या क्या रंग दिखा गया। पूरा परिवार ही तहस नहस हो गया। वह बड़े लोग कहते हैं ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। माली बाबा कहते कहते मुस्कुराए और अवनी की तरफ देखकर उठकर खड़े हो गए। हाथ में खुरपी और फावड़ा लिए थोड़ी दूर पर बगीचे के नल की तरफ वह अब जा रहे थे। पहुंचे वाले तो ठाकुर साहब थे। अगर हाथ में बंदूक लेकर थानेदार को डराते या बड़े लोगों से कहकर उनका तबादला करवा देते या कुछ भी करते पर गोली न चलाते तो यह सब नहीं होता। बाली बाबा मुस्कुरा कर बोलते बोलते अब नल तक पहुंच गए थे। नल पर उनका फावड़ा खुरपी धोना, हाथ धोना, रगड़ कर मुँह पर पानी डालना जारी था। दबे पांव अवनी धीरे से उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। ठाकुर सुमेर सिंह जी, आप कब तक मेरे घर माली बनकर रहेंगे? शरारत भरी मुस्कान लेकर अवनी माली बाबा की तरफ देख रही थी। माली बाबा का वजूद इतने सालों में जैसे हर किस्म के डर से ऊपर उठ चुका था।
एक रहस्यमयी मुस्कान होठों पर लिए माली बाबा भी धीरे से 2 कदम अवनी की तरफ आए। इतने सालों बाद मुझ में सुमेर सिंह को मत तलाशो मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारा माली बाबा ही रहने दो ना। उन्होंने अपना स्नेह भरा हाथ अवनी के सिर पर रख दिया। इस सच्चाई को बाहर आते ही गांव में तूफान खड़ा हो जाएगा। बिटिया, कितने सवाल सामने आएंगे इसका अंदाजा भी तुम्हें नहीं है। अवनी अपने दादाजी के गले लग गई। उसकी आंखें से झरझर आंसू बहने लगे। उसने अपने दादाजी को वचन दिया कि यह राज आज आपके साथ साथ मेरे भी सीने में दफन हो जाएगा। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।